हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एसे 805 और आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी आ जाए एसे 805 पे। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं या फिर रिवीजन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इजी हो जाएगा, याद करना रिकॉल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एसे 805 स्पेशल कंसिडरेशंस ऑडिट ऑफ सिंगल फिनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग एसएफएस बोलेंगे, और स्पेसिफिक एलिमेंट्स अकाउंट्स और आइटम्स ऑफ अ फिनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको एसीएफएस बोल के हम डिनोट करेंगे, लेकिन एग्जाम में फुल फॉर्म लिख कर आइएगा। एसएफएस और एसीएफएस जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग भी बन सकता है और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग भी बन सकता है। इस एसे 805 में दोनों ही कवर है। ध्यान रखिएगा, एसएफएस और एसीएफएस चाहे जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में बने हो या फिर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में बने हो, दोनों का ऑडिट यहाँ पर कवर होता है। और हाँ, जितना भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ऐसे इन द 100 to 700 सीरीज अप्लाई, मतलब टोटल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यहाँ पर अप्लाई होगा। और साथ ही साथ में एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे 805 अप्लाई नहीं होता है रिपोर्ट ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर्स, मतलब ऐसे 600 पे अप्लाई नहीं होता है और कंपोनेंट ऑडिटर का रिपोर्ट पे अप्लाई नहीं होता है। सिंगल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का एग्जांपल हो गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सिंगल मतलब कोई भी एक जैसे भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, स्टेट ऑफ अफेयर्स हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मगर एक सिंगल मतलब वन। और कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में आपका सब कुछ आ जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, सब कुछ आ जाता है, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। तो ये उस तरह से डिफ्रेंशिएट है, याद रखिएगा। सिंगल फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सिंगल फिनेंशियल स्टेटमेंट, पूरा नहीं, कोई भी एक पार्ट, या तो सीएफ कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर एसपीएल या फिर बैलेंस शीट, स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो भी। हाँ, अगर स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं, इसका एग्जांपल है ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश, बैंक बैलेंस, ट्रेड पेबल्स, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कोई भी एक एलिमेंट आप पकड़ के अगर आपको ये उसका ऑडिट का असाइनमेंट मिल सकता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा ऐसे, आप लोग हेडिंग पे एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो हेडिंग है, हेडिंग देखकर ही हमको आंसर लिखना है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, एक्सेप्टेंस जब कर रहे हैं तो उसका आंसर ये होगा। एक्सेप्टेंस के आंसर में आप लोग प्लानिंग का डिस्क्रिप्शन लिख के मत आइएगा, इसीलिए पूरा फोकस होना चाहिए क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या है। ऐसा ना कि आंसर पढ़ने के चक्कर में हम लोग क्वेश्चन को मिस कर दें। अगर क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं है तब हम लोग एग्जाम में आंसर कैसे करेंगे। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर बोला है कंसीडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग सच इंगेजमेंट, जब हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उस इंगेजमेंट को तब क्या क्या कंसीडर करेंगे। तो ये ऐसे 800 के ही तरह बहुत हद तक सिमिलर है। यहाँ पर पहले देखिए, ऐसे 200 हमको पूरा कंप्लाई करना है, मतलब जितना भी एसेस है रेलिवेंट टू ऑडिट उन सब से हमको कंप्लाई करना है। फिर से ऐसे 200 जो है वो ऑडिटर को रिक्वायर करता है कंप्लाई करने के लिए रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट से, और सभी एसेस रेलिवेंट टू ऑडिट। और अगर जो ऑडिटर है एसएफएस और एसीएफएस का, अगर वो ऑडिटर ना हो कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट का, तो उसके लिए ये ऐसे एसीएफएस और एसएफएस का ऑडिट कर पाना प्रैक्टिकेबल नहीं हो सकता है। ये बात याद रखिएगा, एसएफएस और एसीएफएस का ऑडिटर और कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर सेम होना चाहिए। उसी के बारे में यहाँ से यहाँ तक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि हमें कंप्लायंस विथ द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रेलिवेंट टू ऑडिट ऑफ SFS or SEFS may not be practicable when the auditor is not also engaged to ऑडिट द एंटिटीज़ कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ऑडिटर इंगेज नहीं है ऑडिट करने में कंप्लीट एंटिटी के कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट का, तो हो सकता है तो ये उसके लिए प्रैक्टिकेबल नहीं होगा कंप्लाई करना एसएस के साथ फॉर ऑडिट ऑफ एसएफएस और एसीएफएस। हाँ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑडिटर के पास में, ये देखिए, ये 1 नंबर पॉइंट, ऑडिटर डज नॉट हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। हो सकता है ऑडिटर के पास में एंटिटी के और उसके एनवायरनमेंट का कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो, उसके इंटरनल कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग ना हो। फिर से दूसरा नंबर पॉइंट, द ऑडिटर डज नॉट हैव ऑडिट एविडेंस अबाउट द जनरल क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अदर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जनरल क्वालिटी क्या है उसके बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन ना हो। हम फिर से 3rd नंबर पॉइंट है, ऑडिटर में नीड फर्दर एविडेंस टू कॉरोबोरेट ऑडिट एविडेंस
अक्वायर्ड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हो सकता है हमको फर्दर एविडेंस लगे सपोर्ट करने के लिए, जो भी हम लोग को रिकॉर्ड्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन मिला है उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोगों को फर्दर एविडेंस का ज़रूरत हो। तो ये वाला क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ सकता है कि कंप्लायंस विथ एसेस relevant to the audit of SFS or SEFS may not be practicable when auditor is not also engaged to the audit of the entity's complete set of financial statement, because auditor के पास में does not have the same understanding of entity and its environment and its IC. Auditor does not have the audit evidence about the general quality of the accounting record and the other accounting information. Auditor may need further evidence to corroborate audit evidence acquired from the accounting records. हो सकता है कि ऑडिटर के पास में जनरल सेम अंडरस्टैंडिंग ना हो एंटिटी, उसके एनवायरनमेंट और उसके आईसी का, इंटरनल कंट्रोल का। ऑडिटर के पास में ऑडिट एविडेंस ना हो अबाउट द जनरल क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और ऑडिटर को फर्दर एविडेंस लगे ताकि वो सपोर्ट कर सके ऑडिट एविडेंस अक्वायर्ड फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि ऑडिट ऑफ एसएफएस और एसईएफएस इज़ मे नॉट बी प्रैक्टिकेबल, तब वो डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ में क्या कोई अनदर टाइप ऑफ इंगेजमेंट प्रैक्टिकेबल हो सकता है, लाइक एसआरएस, एसएई, जो भी हो। तो फिर से देखते हैं इसको कि कंसिडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग सच इंगेजमेंट। हम जब इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने जा रहे हैं एज पर एसे 805, तब क्या क्या कंसिडरेशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। जब एक्सेप्ट करने जा रहे हैं एसे 805 का इंगेजमेंट को, तो क्या क्या कंसिडर करेंगे। तो एसे 200 हर जगह आएगा कि हमें जितने भी एसेस रेलिवेंट है ऑडिट के लिए उन सब से कंप्लाई करना है। फिर एसे 200 आया कि हमें कंप्लाई करना है सभी रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ, और जो भी एसेस रेलिवेंट टू ऑडिट है। और यहाँ पर एक और पॉइंट था दोस्तों कि अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर को ऐसा लगता है कि उसे डिपार्ट करना पड़ सकता है फ्रॉम अ रेलिवेंट रिक्वायरमेंट इन असेसमेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में जो लिखा हुआ है उसे अगर डिपार्ट करना पड़ता है, तो ऑडिटर उस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में और अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करेगा ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। फिर से इसको रिपीट करती हूँ। एसे 200 हम लोग को रिक्वायर्स करता है कंप्लाई करने के लिए रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट से। फिर से सभी एसेस जो रेलिवेंट है ऑडिट से उनको भी हमें कंप्लाई करना पड़ता है। अगर किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर को ऐसा लगता है, वो जज करता है कि हमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के रिक्वायरमेंट से डिपार्ट करना है, तो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा ताकि जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, उसको अचीव कर पाए। हाँ, कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स एसेस के साथ कंप्लाई करना प्रैक्टिकेबल नहीं हो सकता है, में नॉट बी प्रैक्टिकेबल जब एसएफएस और एसईएफएस का ऑडिटर सेम ना हो एंटिटी के कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर से। और क्यों ना हो, क्योंकि उसके पास में सेम अंडरस्टैंडिंग नहीं है एंटिटी और उसके आईसी का और उसके इन्वायरमेंट का। और फिर से एंटिटी उसके पास में एविडेंस ना हो जनरल क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, और उसको फर्दर एविडेंस लगे सपोर्ट करने के लिए जो भी एविडेंस उसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिला है। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि ऑडिट ऑफ एसएफएस और एसईएफएस में नॉट बी प्रैक्टिकेबल इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तब ऑडिटर डिस्कस करेगा कि मैनेजमेंट के साथ कि क्या कोई अनदर टाइप ऑफ इंगेजमेंट माइट बी मोर प्रैक्टिकेबल। बस इस तरह से आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक का आंसर लिख देना है। आपके पास कोई भी बुक हो दोस्तों, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट और कीवर्ड्स तो सेम ही रहेंगे। ये वीडियोस आप लोग को हेल्प करेगा याद करने में, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें समझ भी आ जाएगा। हाँ, और दूसरा पॉइंट है कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग हेडिंग पे एकदम फोकस कीजिएगा, क्योंकि यही मेन क्वेश्चन देख के ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछना क्या चाहता है। कभी एक्सेप्टेबिलिटी में यहाँ से आंसर भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एक्सेप्टिंग सच इंगेजमेंट। लेकिन ध्यान रखिएगा ये इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए क्या कंसिडरेशन था, वो है यहाँ पर एफआरएफ की एक्सेप्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या कंडीशन है, वो है। तो एफआरएफ एक्सेप्टेबल कब होगा, जब एफआरएफ विल रिजल्ट इन द प्रेजेंटेशन दैट प्रोवाइड्स एडिक्वेट डिस्क्लोजर। अगर एफआरएफ प्रोवाइड करता है एडिक्वेट डिस्क्लोजर ताकि इनेबल कर पाए इंटेंडेड यूजर्स को
टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन कन्वेड इन SFS और SCFS और इफेक्ट ऑफ मटेरियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स ऑन द इंफॉर्मेशन कन्वेड इन द SFS और SCFS। मतलब या अगर ये फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल तभी होगा जब वो एडिक्वेट डिस्क्लोजर प्रोवाइड कर सके और इनेबल कर पाए इंटेंडेड यूजर्स को अंडरस्टैंड करने में वो इन्फॉर्मेशन जो कि है इन SFS और SCFS, और साथ ही वो इंटेंडेड यूजर्स को इनेबल कर पाए अंडरस्टैंड करने में इफेक्ट ऑफ मटेरियल ट्रांजेक्शन के मटेरियल ट्रांजेक्शन इवेंट्स का क्या इफेक्ट है ऑन दैट SCFS और SFS। दूसरा पॉइंट है कि सिंगल फिनेंशियल स्टेटमेंट और SCFS may be prepared in accordance with the AFRF that is based on FRF established by an authorized standard setting organization for the preparation of complete set of financial statement। हाँ, हो सकता है कि सिंगल फिनेंशियल स्टेटमेंट या SCFS जो है वो एज़ पर AFRF बना हो, जो कि बेस्ड हो उस FRF पे जो कि प्रेस्क्राइब्ड है और इस्टेब्लिश्ड है बाय ऑथोराइज्ड स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिर से रिपीट करती हूँ इन दोनों पॉइंट को ताकि आप लोग को 2 बार रिवीजन हो जाए और याद करने में आसानी हो जाए। जब FRF की एक्सेप्टेबिलिटी देखते हैं तो क्या कंसीडर करेंगे, हम देखेंगे कि क्या FRF एडिक्वेट डिस्क्लोजर प्रोवाइड कर रहा है ताकि इंटेंडेड यूजर्स अंडरस्टैंड समझ पाए जो भी इंफॉर्मेशन है फिनेंशियल SCFS में और SFS में, और साथ ही साथ ये भी समझ पाए कि मटेरियल ट्रांजेक्शन इवेंट्स का इफेक्ट क्या है ऑन SFS और SCFS पे। हाँ, दूसरा नंबर पॉइंट है कि SFS या फिर SCFS प्रिपेयर्ड हो सकता है एज पर AFRF जो कि बेस्ड हो उस फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पे जो कि इस्टेब्लिश्ड है बाय एन ऑथोराइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। बस ये दो इतना ही लिख के आएंगे तो आपका काम हो जाएगा, मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स। हाँ, अब आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन की कंसिडरेशंस व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। प्लान और परफॉर्म कर रहे हैं जब हम ऑडिट एज पर ऐसे 805 तब क्या क्या कंसीडर करेंगे, तो उसका आंसर ये होगा। इसमें जब प्लानिंग और परफॉर्म करते हैं ऑडिट तो फिर से वो सारा एसेस जो कि रेलिवेंट है फॉर द ऑडिट वो सब यहाँ पे हमें सबसे कंप्लाई करना होगा। साथ ही साथ में हमें ऐसे 240, ऐसे 550 और ऐसे 570 इन सब के भी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे लिखिएगा कि बिकॉज द एलिमेंट कुड बी मिसस्टेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड यानी 240, द इफेक्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन 550 और द इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी कि ऐसे 570। फिर से सुनिएगा कि जब हम प्लान एंड परफॉर्म कर रहे हैं ऑडिट तो सभी एसेस जो कि रेलिवेंट है ऑडिट के लिए वो सभी यहाँ पर एज इट इज़ अप्लाई होंगे। साथ ही साथ में हमें ऐसे 240, 550 और 570 को भी ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि SFS और SCFS कुड बी मिसस्टेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड, इफेक्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन या फिर इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस। हाँ, नंबर 2 ये सेम है एज पर ऐसे 800। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कौन से पार्टी से कम्युनिकेट करना है। हो सकता है TCWG जो कि रेस्पॉन्सिबल हो फॉर कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट may not be same who are responsible for preparation of may not be same as TCWG responsible for the oversight of the preparation of the complete set of financial statement। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो TCWG जो complete set of financial statement के हैं और वो TCWG जो SFS और SCFS के हैं वो दोनों सेम ना हो, इसीलिए हमें डिटरमाइन करना होगा एज पर ऐसे 260 कि किससे हमें कम्युनिकेट करना है। हाँ, नंबर 3 में हमें ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, able to use audit evidence obtained as a part of the audit of entities complete set of financial statement। अगर हम यहाँ पर तो ये मैंडेटरी है कि जो ऑडिटर कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट का है वही ऑडिटर SFS और SCFS का भी बनेगा। तो जो भी एविडेंस हमें मिला है कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते वक्त उसका यूज़ हम SFS और SCFS के ऑडिट करते वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन इस एसेस के अकॉर्डिंग भी, मतलब ऐसे 805 के अकॉर्डिंग भी ऑडिटर को अलग से प्लान और परफॉर्म करना है ऑडिट को,
और फिर से इस ऐसे 805 के अकॉर्डिंग भी हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है ताकि ओपिनियन ऑन द एसएफएस और एसईएफएस को बेस किया जा सके, बेसिस बनाया जा सके। फिर से बोलते हैं दोस्तों इसको कि अगर हम जैसे कि ऑडिटर दोनों का सेम होता है, कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिटर वही होता है जो एसईएफएस और एसएफएस का होता है। तो जो भी ऑडिट एविडेंस उसको मिले हो कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते वक्त, उसका वो यूज़ कर सकता है एसएफएस और एसईएफएस के ऑडिट में। लेकिन इस एसएस यानी 805 के अकॉर्डिंग भी उसको प्लान एंड परफॉर्म करना होगा अलग से ऑडिट को, क्योंकि ये सेपरेट इंगेजमेंट है। और इस ऐसे के अकॉर्डिंग भी उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना होगा ताकि ओपिनियन को उस एविडेंस के ऊपर बेस किया जा सके। फिर से आता है 4 नंबर की इंडिविजुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट कंप्राइज अ कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड मेनी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दोज फिनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग देयर रिलेटेड नोट्स आर इंटर रिलेटेड। हाँ, ये पॉइंट है। यहाँ से देखिए, इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं कि आइसोलेशन, कोई एसएफएस और एसईएफएस का जब हम ऑडिट कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि इट कैन नॉट बी डन इन आइसोलेशन। अकेले सिर्फ उसका ऑडिट हम नहीं कर सकते, हमें इंटर रिलेटेड आइटम्स पे भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ सकते हैं ताकि हमारा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव मीट हो। जैसे कि अगर हम ट्रेड रिसीवेबल्स का ऑडिट कर रहे हैं तो हमें ऑर्डर बुक, जो भी सेल्स डे बुक है उसको चेक करना पड़ेगा। हो सकता है स्टॉक भी चेक करना पड़े, क्या गुड्स डिस्पैच हुए हैं कि नहीं, इनवॉइसेस चेक करना पड़े। तो ये वो कहना चाह रहा है कि जैसे कि हम एक एलिमेंट का ऑडिट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि मेरा जो प्रोसेस ऑडिट प्रोसीजर्स है सिर्फ उस एलिमेंट तक ही मैंने उस एलिमेंट पे ही परफॉर्म करने से हमारा काम हो जाए। हमें ऐसा नहीं हो सकता। ये ऐसा भी मतलब कि इंटर रिलेटेड आइटम्स पे भी जो उस एलिमेंट के साथ जिस आइटम का रिलेशन है, इंटर रिलेशन है, जिसे हम क्रॉस वेरीफाई करने के लिए चेक करेंगे, उस पे भी हमें ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। हाँ, अब मटेरियलिटी जो डिटरमाइन होगा एसएफएस और एसईएफएस के लिए वो लोअर हो सकता है देन द मटेरियलिटी डिटरमाइन फॉर द एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट के मटेरियलिटी से एसएफएस और एसईएफएस का मटेरियलिटी लोअर हो सकता है। फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, जब हम ऑडिट को प्लान एंड परफॉर्म करेंगे एज पर ऐसे 805 तो क्या क्या कंसीडर करेंगे, सभी एसेस जो कि रेलिवेंट है ऑडिट के लिए उसके रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करेंगे। साथ ही साथ ऐसे 240, 550 एंड 570 को भी कंसीडर करेंगे स्पेशली, ताकि हम क्योंकि एलिमेंट्स और एसएफएस कुड बी मिसस्टेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड, आरपी ट्रांजैक्शन और इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस। फिर ऐसे 260 में डिटरमाइन करेंगे पर्सन TCWG जिससे हमें कम्युनिकेट करना है। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट में बोला है कि हम जो भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए हैं कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते वक्त उसको भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे 805 के अकॉर्डिंग भी हमें ऑडिट को प्लान एंड परफॉर्म करना है और इस ऐसे के अकॉर्डिंग भी हमें ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, क्योंकि ये एक सेपरेट इंगेजमेंट है। हाँ, उसके बाद है यहाँ पर कि हम एलिमेंट के ऊपर आइसोलेशन में ऑडिट नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। हो सकता है इंटर रिलेटेड आइटम्स पे भी हमें ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना पड़े ताकि हम ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को ऑब्टेन कर पाएँ। मटेरियलिटी जो डिटरमाइन होगा एसएफएस और एसईएफएस के लिए वो हो सकता है कि लोअर हो फ्रॉम द एंटिटीज़ कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी कंप्लीट एंटिटी के कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट का जो मटेरियलिटी है उससे हो सकता है कि कम हो। एंड अगर जब हम एसएफएस और एसईएफएस का ऑडिट करते हैं तो जो मटेरियलिटी डिटरमाइन करते हैं वो कम हो दैन मटेरियलिटी डिटरमाइन फॉर द एंटिटीज़ कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब आते हैं फॉर्म ऑफ ओपिनियन। ये उतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, फिर भी इसको गो थ्रू कर लीजिएगा कि जब हम ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं तो अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अनमोडिफाइड ओपिनियन और कोई स्पेसिफिक वर्ड्स या फिर फ्रेजेस जो लॉ और रेगुलेशन नहीं प्रेस्क्राइब करता है तो हम इन दोनों में से कोई भी फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं। ये नंबर 1 में यहाँ पर है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद AFRM, या फिर द फिनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद द AFRM। अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है,
अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है और ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहा है कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट पे, तब वो यही बोलेगा कि ऑडिटर्स ओपिनियन स्टेट दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विथ AFRF। कंप्लायंस फ्रेमवर्क के लिए ये यूज़ होगा कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विथ AFRF। और अगर ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन के लिए ये यूज़ होगा कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हाँ, यहाँ पर क्या फैक्टर्स ऑडिटर कंसीडर करेगा कि कौन सा फ्रेज को यूज़ करना है, प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट या फिर गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। तब वो देखेगा कि क्या AFRF एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली कोई रेस्ट्रिक्टेड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, और या फिर सिंगल फिनेंशियल स्टेटमेंट और SCFS के केस में वो देखेगा कि क्या वो कंप्लाई करता है उस फ्रेमवर्क के रिक्वायरमेंट से जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ SFS और SCFS के लिए, और क्या वो इंक्लूड करता है रिलेटेड डिस्क्लोजर, और अगर नेसेसरी है टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन तो वो डिस्क्लोजर दे सकता है बियॉन्ड दोज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय दैट फ्रेमवर्क। उस फ्रेमवर्क के बियॉन्ड भी जाके वो कुछ एक्स्ट्रा से भी डिस्क्लोजर दे सकता है। ये चीज़ सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होगा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था दोस्तों, इसको आप गो थ्रू करते हुए चल सकते हैं। जब हम फॉर्म कर रहे हैं एक फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन आता है तो यहाँ पर हम SS 700 भी एज इट इज़ अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर गोइंग कंसर्न का बात आता है तो ऑडिटर्स के रिपोर्ट में, ऑडिटर्स का जो रिपोर्ट है ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें गोइंग कंसर्न के बारे में जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो एज इट इज़ एडेप्ट होंगी इधर। ऐसे 805 के अकॉर्डिंग जो ऑडिटर्स अपना रिपोर्ट इशू करेगा, तो जब वो ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन डालेगा और मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन डालेगा, तब वो गोइंग कंसर्न डिस्क्रिप्शन जो कि ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में है वो एज इट इज़ एडेप्टेड होगा यहाँ पर। अगर ये की ऑडिट मैटर को कंटेन करता है ऑडिटर्स का रिपोर्ट तो SS 701 एज इट इज़ अप्लाई हो जाएगा। अगर जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है टू ओनर्स और सिमिलर स्टेक होल्डर्स को भी, अगर SFS और SCFS कोई ऐसा इंफॉर्मेशन कंटेन करता है या फिर कंटेनिंग accompanying the single financial statement or SCFS, the purpose of which is to provide owner और similar stakeholders। अगर हम ये वर्ड देखिएगा, ओनर्स और सिमिलर स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अगर कुछ इंफॉर्मेशन कंटेंड है इन SFS और SCFS में, तब वो एनुअल रिपोर्ट कंसीडर किया जाएगा और उस पर SS 720 एज इट इज़ अप्लाइड हो जाएगा। ये क्वेश्चन अमेंडमेंट का है दोस्तों। ये वाला चांसेस है कि एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है कि ऑडिटर जो है कैसे कंसीडर करेगा कि किस मैटर का इम्प्लीकेशंस जो भी कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कुछ मैटर्स इंक्लूड है तो उसका इम्प्लीकेशन SFS और SCFS पे है, वो ये कैसे कंसीडर करेगा। फैक्टर्स दैट में रेलिवेंट इन कंसीडरिंग दोज इम्प्लीकेशंस इंक्लूड, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ऑडिटर कैसे कंसीडर करेगा अगर कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई डिस्क्लोज़र है या फिर कोई ऐसा मैटर है और जिसका इम्प्लीकेशन SFS और SCFS पे आता है, तो उस वक्त वो क्या कंसीडर करेगा ऑडिटर। तो ऑडिटर ये सब कंसीडर करेगा, वो देखेगा कि नेचर ऑफ मैटर बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर्स के रिपोर्ट में कंप्लीट सेट, जो ऑडिटर्स का रिपोर्ट है कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, उसमें वो जो मैटर डिस्क्राइब किया हुआ है उसका नेचर क्या है और किस एक्सटेंट तक, किस हद तक वो रिलेट करता है टू SFS और SCFS से। साथ ही साथ में देखिएगा उस मैटर का परवेजिवनेस कैसा है, यानी कि वो कितना फैला हुआ है।
जो कि डिस्क्राइब्ड है इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में। अब देखेगा वो कि नेचर और एक्सटेंट क्या है ऑफ द डिफरेंस बिटवीन AFRF, जो भी AFRF है अगर वो कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट का अलग है और SFS और SCFS का अलग है तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस का नेचर एंड एक्सटेंट देखेगा। साथ ही साथ में देखेगा द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स कवर्ड, जो भी पीरियड्स कवर्ड है कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में, और ये डेट और पीरियड्स ऑफ SFS और SCFS, अगर उन दोनों के बीच में पीरियड ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट और पीरियड्स और डेट ऑफ SFS और SCFS के बीच में कितना डिफरेंस है वो कंसीडर करेगा। फिर देखेगा कितना टाइम बीत चुका है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार आपको देखने में मिल सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि ऑडिटर्स का जो रिपोर्ट है कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर्स कैसे कंसीडर करेगा कि उन मैटर्स का इम्प्लीकेशंस हमारे ऑडिट ऑफ SFS और SCFS पे आ रहा है। तो उसके लिए ये सब फैक्टर्स है कि उस मैटर का नेचर क्या है और उसका किस हद तक द एक्सटेंट टू विच इट रिलेट्स टू द SFS और SCFS, मैटर का परवेजिवनेस कितना है, और डिफरेंस जो भी AFRF है उसका नेचर और एक्सटेंस क्या है डिफरेंसेस का, मतलब AFRF कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट का और AFRF SFS और SCFS के डिफरेंसेस का नेचर एंड एक्सटेंट क्या है। फिर देखेगा कि एक्सटेंट ऑफ पीरियड कवर्ड बाय कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट और पीरियड और डेट्स ऑफ SFS और SCFS के बीच में कितना डिफरेंस है और कितना टाइम इलेप्स्ड हो चुका है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब मैटर तो वो देखेगा अगर उसको रेफ़र करना हो अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट में एज़ पर ऐसे 805 उन बातों को, उन मैटर्स को जो कि वो ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में दिया है। लेकिन अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि भले ही उसका कोई वो मैटर जो कि कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में है, ऑडिटर्स का रिपोर्ट में है, या फिर कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में वो मैटर है, या फिर ऑडिटर्स के रिपोर्ट में कुछ ऐसा मैटर है जिसका कोई भी इम्प्लीकेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी ऑडिटर को ऐसा लगता है कि ज़रूरी है उसका रेफरेंस देना अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऐसे 805 में, तब वो दे सकता है। वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि the auditor may deem it appropriate to refer the matters in the other matter paragraph in the auditor's report on SFS और SCFS। अगर कोई implications, ये देखिए हाँ, complete set of financial statement do not have implications for the audit. Inclusion of a reference to the auditor's report on the complete set of financial statement, even certain matters included in the auditor's report on the complete set of financial statements do not have implications। अगर कोई implications नहीं है तो भी अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि appropriate है रेफ़र करना, तब ये अदर मैटर पैराग्राफ में रेफ़र करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर ऑडिटर दोनों का ही ऑडिट करता है SFS, SCFS और कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट का, तो सभी इंगेजमेंट के लिए सेपरेट ओपिनियन इशू करेगा। अब एकदम लास्ट ही आ चुका है दोस्तों। अगर कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिटर्स का जो रिपोर्ट है वो कंटेन करता है मॉडिफाई ओपिनियन, EOM पैरा, मुर्ग पैरा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, या फिर स्टेटमेंट which describe an uncorrected material misstatement in accordance with SS 720, तब ऑडिटर डिटरमाइन करेगा, ऑडिटर shall consider the implication if any that these matters may have for the audit of the SFS और FCFS। अगर ये चार बातें कंटेन हैं इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में, तब ऑडिटर कंसीडर करेगा इन सभी का इम्प्लीकेशंस ऑन द ऑडिट ऑफ SFS और SCFS। सिंपल सा बात है, इससे क्वेश्चन बनने का उतना चांसेस नहीं है, हो सकता है कि MCQ में आ जाए, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा।
हाँ, उसके बाद अगर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आ भी चुका है नवंबर 24 में, तो थोड़ा चांसेस कम है, फिर भी एक बार इसको समझ लीजिए, हो सकता है एमसीक्यू में देखने को मिल जाए कि अगर कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर्स का जो ओपिनियन है वो एडवर्स ओपिनियन है या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, तब ऐसे 705 परमिट नहीं करता है ऑडिटर को एसएफएस और एसईएफएस पे अनमोडिफाइड ओपिनियन इशू करने के लिए। अगर कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिटर्स का जो रिपोर्ट है वो एडवर्स ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कंटेन करता है, तो ऐसे 705 परमिट नहीं करता है ऑडिटर को इशू करने के लिए अनमोडिफाइड ओपिनियन। मगर इसका एक एक्सेप्शन है कि ऑडिटर इशू कर सकता है अनमोडिफाइड ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ एसईएफएस के केस में, स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट के केस में, जब ऑडिटर इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन फ्रॉम डूइंग सो, जब ऑडिटर लॉ और रेगुलेशन मना नहीं करता है ऐसा करने से, और जो ओपिनियन एक्सप्रेस्ड हुआ है इन ऑडिटर्स रिपोर्ट वो पब्लिश नहीं हो रहा है टुगेदर विद द ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेनिंग द एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। मतलब कि दोनों रिपोर्ट साथ में पब्लिश नहीं हो रहा है, जो कि अनमोडिफाइड ओपिनियन है वो, और एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन जो कि कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट पे है, वो दोनों ऑडिटर्स का रिपोर्ट जो है वो एक साथ पब्लिश नहीं हो रहा है। और एलिमेंट डज नॉट कंस्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन ऑफ द एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, जो एलिमेंट है वो मेजर पोर्शन कंस्टिट्यूट ना करता हो, मतलब कि ज़्यादा भाग कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट का ज़्यादा भाग वो एलिमेंट ना कंस्टिट्यूट करता हो। फिर से सुनिए, अगर एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है ऑडिटर्स रिपोर्ट में, कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर्स रिपोर्ट में, तब ऐसे 705 परमिट नहीं करता है ऑडिटर को इशू करने के लिए अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन एसएफएस और एसईएफएस। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन इशू कर सकता है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक एलिमेंट के केस में, स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट के केस में, तब जब लॉ और रेगुलेशन मना ना करते हो। अगर दोनों ओपिनियन एक साथ, दोनों ऑडिटर्स का जो रिपोर्ट है जो एक कंटेन करता है अनमोडिफाइड ओपिनियन और एक ऑडिटर्स का रिपोर्ट कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो कंटेन करता है एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, वो दोनों एक साथ पब्लिश ना हो रहा हो और एलिमेंट जो है वो कंस्टिट्यूट ना करता हो मेजर पोर्शन ऑफ एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, तब हम लोग इशू कर सकते हैं अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन एसईएफएस। हाँ, अब और एक बात दोस्तों, अगर ऑडिटर चाहे, अगर मान लीजिए स्टेट ऑफ अफेयर्स के लिए, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्वालिफाइड ओपिनियन है, मॉडिफाइड ओपिनियन है, लेकिन ऑडिटर चाहता है सिंगल फिनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, स्टेट ऑफ अफेयर्स के लिए इशू करने का अनमोडिफाइड ओपिनियन, तब वो कर सकता है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि ऑडिटर शैल नॉट एक्सप्रेस एन अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन एसएफएस ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इफ द ऑडिटर एक्सप्रेस an adverse opinion or disclaimer of opinion on the complete set of financial statement as a whole. This is the case even if the auditor's report on the SFS is not published together with the auditor's report containing the adverse opinion or disclaimer of opinion। मतलब कि अगर ये कंडीशन भी है, ये तीनों केसेस मीट हो रहे हैं एसएफएस के लिए, तो भी ऑडिटर ऐसा अनमोडिफाइड ओपिनियन इशू नहीं कर सकता एसएफएस के लिए। याद रखिएगा, अगर कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में एडवर्स और अगर कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है और ये तीनों केसेस मीट होते हैं, फिर भी ऑडिटर सिंगल फिनेंशियल स्टेटमेंट पे अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। In the auditor's report of an entity's complete set of financial statement, the expression of a disclaimer of opinion regarding the result of operation and cash flow। अगर एंटिटी के कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है ऑन द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन या फिर कैश फ्लो के लिए, तो ऑडिटर जो है वो अनमोडिफाइड ओपिनियन इशू कर सकता है स्टेट ऑफ अफेयर्स के लिए, सिंस द डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज बीइंग इशूड
in respect of results of operation and cash flow and not in the respect of financial statement as a whole। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हो सकता है MCQ में आ जाए कि अगर रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन और कैश फ्लो जो कि एंटिटी के कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूडेड है और उस पर ऑडिटर्स का ओपिनियन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, फिर भी ऑडिटर चाहे तो अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकता है स्टेट ऑफ अफेयर्स के लिए। एकदम ध्यान में रखिएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में दिया हुआ है कि CAM Surya is auditor of financial statement of an entity prepared in accordance with FR financial रिपोर्टिंग प्रोविज़न ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पर जो है एज़ पर ऐसे 800 स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनाया गया है फिनेंशियल स्टेटमेंट को और वो उसका ऑडिट कर रहा है। फिर उसको ऑफ़र किया गया, CAM को ऑफ़र किया गया ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स अपीयरिंग इन द एबव फिनेंशियल स्टेटमेंट। कैन ही एक्सेप्ट सच इंगेजमेंट? यस, वो एक्सेप्ट कर सकता है उस इंगेजमेंट को। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसको ऐसे 805 में SFS और SCFS को एज़ पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क भी बनाया जा सकता है और एज़ पर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क भी बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ऑडिटर जो है वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है, तो वो इस ट्रेड रिसीवेबल का भी ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है। ये ऐसे 805 में परमिसिबल है। ये एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि CAG इज ऑफर अपॉइंटमेंट फॉर ऑडिट of trade payables of the financial statement of a company. However, financial statement prepared under Companies Act 2013 are audited by CA Jignesh. Discuss why it would be practically difficult for CAG to perform such an audit। यहाँ पर देखिए जो कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर है और जो ट्रेड पेबल्स का ऑडिटर है दोनों सेम नहीं है। तब मतलब CA जिग्नेश तो पहले से ऑडिट कर चुका है फिनेंशियल कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट का और CAG को ऑफ़र किया जा रहा है ट्रेड पेबल्स का ऑडिट करने के लिए, तो ये क्यों प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट होगा CAG के लिए? तो इसका आंसर हम लोग पढ़े थे जब हम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं सच इंगेजमेंट को, उस पॉइंट पे हम लोग का था। हम आपको दिखाते हैं, हाँ ये वाला कि कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एसेस रेलिवेंट टू द ऑडिट ऑफ SFS और ऑफ अ SCFS may not be practicable when the auditor is not also engaged to audit the entity's complete set of financial statement। फिर से ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। बस यही इसको अब इसका अंत करते हैं ऐसे 805 का। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।